अच्छा, नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती, वे लेखक के अनुभव, समय और समाज की कहानी कहती है। पन्नों के बीच की बात। हमारे इस कार्यक्रम में हम लेखकों से उनकी किताबों के बहाने उनके विचारों, संघर्षों, संवेदनाओं पर एक आत्मीय बातचीत करेंगे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष जैसल। मनीष जी, बहुत बहुत नमस्कार जी और बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है हमारे इस चैनल पर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका। जी सर। डॉक्टर मनीष जैसल ग्वालियर में मीडिया शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। शिक्षण के अलावा आपके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। समसामयिक विषयों पर जहां एक और वे समाचार पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सिनेमा को अकादमिक चर्चा के एक अनुशासन के रूप में विकसित करने में आपका विशेष योगदान रहा है। आईआईएम बेंगलोर के साथ मिलकर के कुछ ऑनलाइन कोर्सेज की दिशा में आप विशेष काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आप मीडिया और फिल्म, इससे जुड़े हुए विषयों पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, सिनेमा के अलग अलग पक्षों पर, उसी दौर में, उसी परंपरा में आपकी हाल ही में एक चौथी पुस्तक प्रकाशित हुई है और ये पुस्तक बड़ा महत्वपूर्ण है, संविधान और सिनेमा पर केंद्रित है। संविधान की अक्सर बात की जाती है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था में, किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान उसकी मूल आत्मा है और उसी के अनुसार देश का शासन संचालित होता है। संविधान को लेकर के अनेक तरह की बात होती रही है, लेकिन फिल्मों के माध्यम से संविधान को समझने का अभिनव प्रयास डॉक्टर मनीष जैसल ने किया है। सिनेमा को लेकर के इन्हें स्कॉलरशिप मिली है, फेलोशिप भी मिली है और उसके तहत आपने अपने शोध अनुसंधान को एक विशेष दिशा दी है। तो हिंदी सिनेमा में संवैधानिक मूल्य विषयक आपकी उस पुस्तक के प्रकाशन के लिए भाई मनीष जैसल को बहुत बहुत बधाई। और चर्चा की शुरुआत करेंगे मनीष जी से इसी सवाल के साथ कि पहले आप ये बताएं कि इस पुस्तक का मूल कथ्य क्या है। जी बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे गुरु जिसके साथ हैं, जिसको सानिध्य मिलता रहा है, उनके लिए ये सारी बातें जो आपने कही हैं वो कुछ भी नहीं है। हम और बेहतर करने की दिशा में आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम इस तरीके के काम करते रहेंगे। सर ने कहा कि किताब का कथ्य क्या है और कैसे शुरुआत हुई इसकी। तो मैं सिनेमा लगभग सर 15 सालों से देख रहा हूँ। अकादमिक जगत के हिसाब से सिनेमा तो लोग जब होते हैं शुरुआत से ही देखने लगते हैं, लेकिन मैं उसको अकादमिक चर्चा के हिसाब से लगभग 15 सालों से देख रहा हूँ। मुझे लगता था कि सिनेमा में जो कह दिया जा रहा है वो सच है, वो सही है, या उसकी जो इमेजिनेशन है, वो जो देख करके दिमाग में एक माइंड मेकअप बन जाता है, वो मुझे पिछले 3 साल पहले मुझे एक बार कचोट गया कि ये तो बात कहते-कहते तो निर्माता या निर्देशक ने तो एक थ्योरी बना दी है, ये तो इसको सत्य बना दिया है कि कोई भी पुलिस वाला किसी के भी दरवाजे के अंदर घुस सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से तो उसका अधिकार है नहीं। या कोई भी व्यक्ति आपके घर के अंदर पानी का गिलास आप उसको दूसरे हिसाब से देते हैं, कोई भी गरीब आदमी जो है वो घर के बाहर ही रहेगा, या रामू काका जो है वो रामू काका नौकर ही होंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे दृश्य एक बार कचोट गए कि इनको कैसे देखा जाए, ये हैं कैसे, इनको बना कैसे दिया गया। तो मुझे लगा शायद ये अनजाने में हो गए होंगे कहानियाँ लिखते समय या उसको फ़िल्माते समय। तो मुझे लगा कि मैं हिंदी सिनेमा को एक फिर से 1947 से लेकर के 2024 तक की फ़िल्मों, या लगभग मैंने 22-23 तक की फ़िल्मों का इसमें अध्ययन किया और इसमें कोशिश की कि मैं इसको जो संविधान में मूल्य दिए गए हैं, चाहे वो न्याय का मूल्य हो, चाहे बंधुता का मूल्य हो, समता का मूल्य हो, समानता का मूल्य हो और गरिमा का मूल्य हो, उसे मैं
क्या फिल्मों के सीन्स में, क्या गानों के बोल में, क्या पूरी कहानी के सार में, क्या ये मूल्य एक फिल्मकार जीवित रख पाता है? इसे एक देखने का एक प्रयास है, और इस प्रयास के बीच में मूल में संवैधानिक मूल्य का जो एक तरीके से रूपांतरण है, हम क्या इसे अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, इसको देखने का एक बस प्रण था। मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक शिक्षक के रूप में, रचनाकार के रूप में, जब भाई मनीष ने अपने आसपास के परिवेश को देखा और उन घटनाओं को, उन पलों को सिनेमा के माध्यम से, तो जो उसमें उन्होंने एक कंट्रडिक्शन पाया कि किस प्रकार से हमारे हनन किया जा रहा है, जाने अनजाने फिल्मकार जिस तरह के चरित्रों को गढ़ रहा है, वो अंततः समाज को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। और कोई भी समाज, कोई भी शासन कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। तो एक रचनाकार या शिक्षक के रूप में जो उनकी एक संवेदनशील दृष्टि थी, उसने आज़ादी के बाद के सिनेमा को उस दृष्टि से देखने का प्रयास किया। तो मनीष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामान्यतः हम सिनेमा को मनोरंजन का माध्यम मानते हैं, तो जो माध्यम मनोरंजन का है उसको इतना गंभीरता के साथ अकादमिक दृष्टि से उसका अध्ययन, चिंतन, मनन क्यों किया जाए? क्यों बिल्कुल आप सिनेमा को दर्शकों के साथ उसके संवैधानिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस शोध अनुसंधान की ओर प्रवृत्त होते हैं? बिल्कुल सर, बहुत ज्वलंत सवाल है और ज़रूरी सवाल भी है। मुझे बस एक चीज़ इसमें शुरुआत करने से पहले, इसका आंसर देने से पहले, यंग इंडिया में एक 1931 में गांधी जी एक लेख लिखते हुए कहते हैं कि मैं एक ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूंगा जो भारत को हर तरह की गुलामी, परवावलंबन से मुक्त कर दे और उसे आवश्यकता हो तो पाप करने तक का अधिकार दे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जहां ऊंचे नीचे वर्गों में भेद नहीं होगा, जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेल जोल होगा। मैं ऐसे भारत में अस्पृश्यता और शराब तथा दूसरी नशीली चीजों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों के लिए अधिकार होंगे, पुरुषों के होंगे, क्योंकि सारी दुनिया के साथ संबंध स्थापित करना है, शांति का संबंध भी स्थापित करना है। यानी ना तो हम किसी का शोषण करेंगे, ना ही किसी के द्वारा अपना होने देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें इस लेख में गांधी जी ने लिखते हुए एक कल्पना की थी, संविधान दे दिया। तो ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक मूल्यों से चले। इसलिए जब सिनेमा, बेसिकली हम सिनेमा देख तो मनोरंजन के लिए रहे हैं, लेकिन उससे हमें जानकारी मिलती है। हाँ, लेकिन मनीष, कहना चाहूंगा, जिन गांधी को आप उद्धृत कर रहे हैं, गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश के पूरे उस संघर्ष में। लेकिन वही गांधी जिन्होंने संविधान का, जिस तरह की आपने बात की, एक सपना देखा यंग इंडिया के माध्यम से और साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी, वही गांधी सिनेमा के विरोधी थे। सिनेमा के बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं थे। उन्होंने शायद एक राम राज्य और कोई एक आध फिल्म और देखी होगी, और उसमें भी एक आध जो देखी, दूसरे उसमें तो बीच में उठ के चले गए थे, वो पूरी फिल्म नहीं देखी। तो अरुचि का भाव है, उसने कहीं आपको प्रभावित, क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि मैं गांधी और बिल्कुल गांधी और सिनेमा पर मैंने आकाशवाणी में एक शो भी किया था, रेडियो टॉक भी किया था। उसमें भी गांधी भले ही उस दौर में उस विचार को या उस यंत्र को, उनके हिसाब से यंत्र ही था, या इस मीडियम को वो भले ही बहुत अच्छा नहीं मान रहे थे। गांधी कहते थे कि सिनेमा खराब चीज है, क्योंकि माना। और उस दौर में फिल्मकारों ने शुरुआत की थी, क्योंकि वो वेस्टर्न से आई हुई चीज थी, तो हो सकता है स्वदेशी की भावना में बोल गए हूं, लेकिन सिनेमा ने गांधी जी को बनाने में, गांधी के विचारों को बढ़ाने में बहुत मदद की है। बहुत सारी फिल्में बनी है, दुनिया में बेस्ट फिल्में गांधी पर बनाई गई हैं, भारत में भी बनी हैं। तो मैंने, वो एक अलग विषय भी है, लेकिन गांधी को मैं, भले ही उन्होंने, उनके लिए पसंद ना रहा हो, लेकिन गांधी को सिनेमा ने
भारतीय सिनेमा ने नहीं, पूरी दुनिया के सिनेमा ने अच्छा काम किया है उनके विचारों को बाहर ले जाने में, दुनिया भर में फैलाने में। लेकिन जब मैं सिनेमा देख रहा हूँ, या गांधी का सिनेमा देख रहा हूँ, गांधी के विचारों का सिनेमा देख रहा हूँ, या लोहिया के विचारों का सिनेमा देख रहा हूँ, या मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए भी देख रहा हूँ, तो मुझे एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी सर, कि उससे मुझे सीख क्या मिल रही है, और वो सीख में क्या है। गांधी के विचारों में है तो समानता ही ना, समता है, नैतिक मूल्य हैं। तो वो जो मूल्य अगर गलत तरीके से प्रेजेंट होकर के मनोरंजन के भाव में आ जाएंगे, या आप धुरंधर या बाहुबली में आप ये देखें कि कोई सीन एक चक्र लगा हुआ है और वो सबको हिंसा करते हुए आगे बढ़ रहा है और हम सिर्फ बहुत उत्साहित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हिंसा के साथ खड़े होते हैं। तो वहां तो सिनेमा के दुश्मन तो आप हैं ही, और गांधी के भी दुश्मन हैं। तो मुझे लगता है ठहर करके सिनेमा देखने की शुरुआत भारत के दर्शकों को करनी चाहिए, जिससे सिर्फ मनोरंजन ना लें, एक सीख लें, क्योंकि उसका असर आने वाले दिनों में जरूर पड़ेगा सर। हम 20 साल पहले इतनी हिंसा वाली फिल्में नहीं देखते थे कि कोई व्यक्ति एक बांट जो है 5 या 20 किलो का बांट सर पे मारे और उसके चीथड़े हम देखें। ये हमने अभी 20 साल से ही शुरू किया है, 15-20 सालों में ही। और उसके लिए हमने ही एक दर्शक के तौर पर हमने ही निर्माताओं को खुली छूट दी है कि आप इस तरह का सिनेमा बना करके या इस तरीके से विजुलाइज हमें कराइए। और तब दुख होता है सर कि जब अखबारों में हम खबरें पढ़ते हैं या टीवी पर खबर देखते हैं कि किसी की बहुत धारदार हथियार से हत्या हो गई, उसको ऐसे मार दिया गया, उस पर 50 चाकू मारी गई। वो कहीं ना कहीं फिर लगता है, सिनेमा पर दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है किसी के मन में वो छवि कैसे बनी होगी, हो सकता है किसी ने वो कोई एक सीन देख लिया हो या कुछ और देख लिया हो। तो मुझे लगता है सिर्फ मनोरंजन नहीं है सिनेमा, सिनेमा का काम एजुकेट करना है, एक सभ्य समाज और एक सभ्य नागरिक बनाने की दिशा में एक तरीके से प्रयत्न भी है सिनेमा, मेरे हिसाब से सर। अच्छा मनीष जी, आपने कहा सिनेमा न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इनका संवाहक है। क्या आपको लगता है वास्तव में आजादी के बाद, जैसा आपने कहा कि विशेष अध्ययन किया, तो हमारा जो सिनेमा है, मैं केवल हिंदी सिनेमा तक केंद्रित नहीं रख रहा हूँ, या जिस तरह से आपने शोध किया है हिंदी या अन्य इतर भाषाओं को लेकर के, तो क्या लगता है कि जो हमारा सिनेमा है उसने इन संवैधानिक मूल्यों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं आपका मन में एक उथल पुथल मची जब इस तरह की चीजें आपने देखी। और एक और फिल्मकार ये कहता है कि जो समाज में घटित हो रहा है वही तो हम दिखाएंगे। समाज की जो चुनौतियां हैं, समाज में यदि मनुष्य हिंसक होता चला जा रहा है, हमारी हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो फिल्मकार भी किसी न किसी रूप से पर्दे को कहानी की मांग का आधार बना करके जिस तरह के दृश्य दिखा रहे हैं, और निश्चित रूप से जो विजुअल इम्पैक्ट है वो तो बहुत गहरा पड़ता है। और विशेषकर जो अबोध मस्तिष्क है, किशोर या परिपक्व मस्तिष्क के हमारे बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, इन पर तो उसका गहरा असर पड़ता है। आप उसको कल्पना नहीं कर सकते कि वो कल्पना नहीं कर सकते कि ये सब नकली है। और तो ऐसे दौर में आपको बाई एंड लार्ज क्या लगता है कि हमारा सिनेमा इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं जिनकी बात आपने भी अभी कही, और पूरी किताब में आपको ये झलकता है, न्याय की बात है, समानता की बात है, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात है, तो कहाँ तक सफल हो पाया है भारतीय सिनेमा इन सारी चीजों को आगे ले जाने के लिए? जी बिल्कुल सर। सिनेमा की शुरुआत जब 1952 में जब पहली बार संविधान बन जाता है, पूरी तरीके से संविधान लागू हो जाता है, और भारत में फिल्म सेंसरशिप की जो एक तरीके से नया गठन होता है 1952 में, उसके बाद कमेटियां बनती हैं, और कमेटियों में और उसकी रिपोर्ट में कहा जाता है कि सिनेमा को किस आधार पर जांचा जाएगा और उसको समाज में किस आयु वर्ग के लिए दिखाने के सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। वहां से ही ये बात शुरू हो जाती है कि हमें दिखाना क्या है। दिखाना वही है जो समाज के लिए सही हो। तो उसके लिए कोड बनाए गए, 19 कोड्स बने, अब कुछ उसमें चेंज हो गए हैं 2020-22 आते आते। लेकिन जो फिल्मों की बात हो रही है, तो आप सर कोई भी नेशनल अवार्डी फिल्म उठाकर देख लीजिए 1954 से लेकर के और पिछले साल तक, या इस साल जो कटहल फिल्म को मिला है, नेशनल अवार्ड फिल्म में आपको कहीं ना कहीं उसमें
संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की बात जरूर मिलेगी किसी न किसी स्तर पे। मैं जागृति से शुरू कर देता हूँ। 1954 में ये फिल्म आती है और ये फिल्म संवैधानिक मूल्य केवल विचार के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि एक शिक्षक का जो चरित्र है वो सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध एक नैतिक प्रतिरोध का जो प्रतीक बनता है, उसकी बात वो करती है। दूसरी फिल्म की बात करूं, श्री 420 में मैं देखूं कि उस फिल्म में दो समाज बटे हुए, अमीर और गरीब, दो 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 वर्गों की बात कितनी आसानी से, सहजता से बता जाती है। आज वो वर्ग की बात ही नहीं हो रही सिनेमा में। तीसरी एक और फिल्म अगर देखें, दो आंखें 12 हाथ, फिल्म में दिखाया गया जो जेल का वातावरण देखिए आप, उसमें उसमें सुधार की गुंजाइश की बात की जा रही है। एक और फिल्म की बात करूं, मदर इंडिया। मदर इंडिया में आप देखिए कि भारत कैसे बदलेगा, उसमें कैसे खून की नदियां, कैसे दूध की नदियां भारत की कैसे खून की नदियों में बदल गई। एक सीन आपको बता देता है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमें शायद ठहरना पड़ेगा। मधुमती को देख लीजिए, मधुमती में भी पुनर्जन्म का विचार कैसे नैतिक सिद्धांत के रूप में हमें दिखाई देता है। मैं जिस देश में गंगा रहती है उसका जिक्र कर देता हूँ। राज कपूर ने इस फिल्म में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक संवाद के रूप में इसमें बात रखी। एक और फिल्म गंगा जमुना। मैं जितनी फिल्मों के नाम लूंगा, साहब बीबी गुलाम तक में आपको अब पूरी फिल्म में भले ही ना मिले सर, लेकिन कोई ऐसा दृश्य ऐसा होगा, कोई ऐसा सीन ऐसा होगा जिसमें प्रेम कथा तक में मर्यादा की बात कर रहे हैं। आप प्रेम प्रसंग दिखा रहे हैं लेकिन उसे मर्यादा तो भंग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए साहब बीबी गुलाम में कि भारतीय समाज के उस दौर की सामाजिक संरचना का दस्तावेज है जहां वर्ग, लिंग और मर्यादा के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन होता है। वहां पर ये फिल्म एक बड़ा रोल अदा करती। बंदिनी नाम की एक फिल्म है, आनंद नाम की फिल्म है, लगभग सारी फिल्में जो नेशनल अवार्डी हैं उनमें इन्हीं मूल्यों को देख करके अवार्ड दिए जाते हैं। दूसरी चीज, अब हम आईफा और फिल्म फेयर और इस तरीके के जो और अवार्ड्स हैं, क्या उनमें ऐसा ही कुछ है? ये सोच का विषय है। ये एक और विषय है जो हम जैसे फिल्म स्कॉलर्स को सोचना चाहिए कि उनका आधार क्या होता है, उनको चूज करने का, उनको चयन करने का, उसको दूसरे स्तर पर ले जाने का। तो मुझे लगता है सर, भारतीय सिनेमा ने शुरुआत की है, 1954 से ही शुरुआत कर दी थी और 2025 तक अभी जो लास्ट फिल्म कटहल आई है उसमें भी संवैधानिक मूल्यों का एक बड़ा मामला है, क्योंकि अशोक मिश्र ने उस फिल्म को लिखा है और उनके बेटे सुवर्धन ने उसको डायरेक्ट किया है। तो फिल्म में सर एक सीन है, बहुत प्यारा सीन है कि शादी हो रही है और एक गरीब लड़का है, मतलब युवा है, और वो उससे पैसे उठा रहा है, जो लोग उड़ाते हैं उसको उड़ा रहा है। एक तो ये मजाक है। आपको ये सोचना चाहिए कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिसमें इतने करोड़ लोगों को राशन नहीं मिल पाता, उस समाज में आप पैसे उड़ा रहे हैं, मतलब आप किसी एक समुदाय का मजाक तो उड़ा रहे हैं। धार्मिक परंपराओं के इतर सोच के देखने वाली बात में ये बात नजर आएगी। अब आप इसको किसी अलग चीज से जोड़ दें तो अलग मामला है, लेकिन वहां पर उस सीन में ये कहा गया कि पुलिस वाले को ये अधिकार नहीं है कि आप उस पर हाथ उठाएंगे। आप उसको उठा करके किनारे कर दीजिए, समझा दीजिए, बुझा दीजिए, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते। तो उस एक सीन से ये पता चल गया कि नहीं, ये जो राइटर है वो ऐसी कल्पना देखना चाहता है। मैं सर एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि और एग्जाम्पल से हो सकता है हमारे जो दर्शक हैं उनको स्पष्ट हो जाए। मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन जो कह रहा है कि एक हम सीरियल देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें हमको लगता है कि ऐसी सोसाइटी हमारे आसपास होनी चाहिए जहां एक ही धर्म के लोग हों। उससे क्या होगा, सब अपने अपने धर्म के लोग एक साथ जुड़ने लगेंगे, उससे दिक्कत किसी को नहीं होगी, उसमें दिक्कत संविधान के मूल्यों को होगी। उससे जो नया भारत बनेगा या नए तरीके का भारत बनेगा, वहां इन्हीं दृश्यों से, इन्हीं कहानियों से, इन्हीं कथ्यों से लोग सोचेंगे कि हमें अपने आसपास इन लोगों को नहीं रखना। और सच में सर ऐसा होने लगा है। हम पहले प्लॉट लेते हैं तो पहले पूछते हैं कि अगल बगल कौन से बिरादरी के लोग रह रहे हैं, किस समाज के लोग रह रहे हैं। ये बेसिकली वहीं से आ रहा है कि हमारी सोसाइटी में इस नाम की सोसाइटी होगी, क्योंकि हम लोग अकादमिक चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस हमारे एरिया में ये लोग नहीं रहेंगे। इससे दुख होगा, इससे भारत का दुख होगा, भारत के मूल्य का दुख होगा, क्षरण होगा। मुझे लगता है सिनेमा के लोगों को थोड़ा सा और सोच करके कहानियों में बदलाव करना चाहिए। अच्छा, जैसा आपने बहुत सारे उदाहरण दिए फिल्मों के, और आज़ादी के बाद से ही 1953-54 के आसपास से,
लगभग 70-75 वर्षों का जो ये समय आपने कालखंड की बात की, विशेषकर जो फ़िल्में पुरस्कृत हो रही हैं, उन सब में कहीं न कहीं संवैधानिक मूल्य अंतर्निहित है। कई बार फ़िल्मों की अलग-अलग अवधि है, 1.5 घंटे की है, 2 घंटे की है, 2.5 घंटे की है, 3 घंटे की है, अलग-अलग दौर में अलग-अलग समय रहा। कभी-कभी हमें, मतलब जैसा आपने कहा, तो मेरे मन में एक ये सवाल आया, कई बार क्या है, उस पूरी फ़िल्म में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा-सा अंश न्याय, समानता या स्वतंत्रता जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन मूल्यों, कुछ एक दृश्य दिखाए, कुछ एक डायलॉग दिखाए, कोई एक आध गीत इस तरह का हो गया, जहाँ आप उसमें से संवैधानिक मूल्यों को एक आलोचक के रूप में निकाल लेते हैं। लेकिन जो एक सामान्य दर्शक है, वो शायद उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाता है, जिन उद्देश्यों को लेके फ़िल्म प्रस्तुत की गई है, या फ़िल्मकार जो बात कहना चाहता है, क्योंकि वो बात उसके पृष्ठभूमि में चली जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि जो एक फ़िल्मकार कहानी गढ़ता है, कहानी कहता है, क्या इन फ़िल्मों के माध्यम से वो एक एक ऐसी प्रभावी नागरिक चेतना को तैयार कर पाने में सक्षम हो पाता है, जो उन संवैधानिक मूल्यों के आधार पर गढ़ी जा चाहिए? क्या क्या महसूस होता है आपको अपने इस अध्ययन और अवलोकन के आधार पर? जी, बिल्कुल सर। हुँ। श्याम बेनेगल जैसे फ़िल्मकार अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन इस इसी तरीके का सिनेमा बनाने में गुज़र गया। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि उनकी कहानी कैसी होगी। उन्होंने एक मास्टर की बीवी के साथ हुए रेप की कहानी को बहुत ही शांति के साथ दिखाया, और हम आज के समय में ऐसी कहानियाँ शायद संभव नहीं है कि उसे बना करके मार्केट में या दर्शकों के बीच हम ले जा पाएँ। तो सवाल सर आपका यही था कि क्या उसमें से कुछ चीज़ें निकल पा रही हैं, या निर्माता या लेखक उसको कर पा रहे हैं? बहुत सारे निर्माता सर कोशिश करते हैं, हुँ, कहानियों हुँ। को मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से रखने में। जैसे हुँ, कटहल की हुँ। बात, कटहल आज के ट्रेंड की फ़िल्म है, लेकिन उसमें भी मूल्य हैं। ऐ वतन मेरे वतन जैसी फ़िल्म मूल्य हैं, उसमें उसमें सेट करने की कोशिश की गई है कि ये मूल्य उसमें निहित हो जाएँ, आ जाएँ कैसे भी करके। मेरी बात हो रही थी अनिल मिश्रा जी से, जो गदर के अनिल शर्मा गदर के डायरेक्टर हैं। गदर में बनाते समय भी वो कहते हैं कि मार्केट फोर्सेस रहते हैं, लेकिन अगर निर्माता को हटा दें तो पूरी यूनिट चेतना पर काम करती है। सिर्फ निर्माता को हटा दीजिए, लेकिन अगर वो निर्माता भी डायरेक्टर है, कभी रहा है या राइटर रहा है, तो वो उसकी मूल्य को समझता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका ऑडियंस क्या, कहाँ जाएगा, ये फ़िल्म कहाँ जाएगी और इसका असर क्या पड़ेगा। तो मुझे लगता है जब तक दर्शक के व्यवहार को समझने का अध्ययन लेखक नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी सोचेगा। उसको लगेगा ये तो इमेजिन है, मैंने तो 4 परिवार देखे हैं और 4 परिवार में आपस में लोग लड़ते हैं, तो मैंने कहानी बना दी। बहुत सारी फ़िल्में बनती हैं ऐसे, एक एरिया हुँ, में हुँ। जिहाद हो रहा है कोई-सा, इसका नाम जो मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने उनसे सूर्यपाल सिसोदिया से मैंने बात की है, इंटरव्यू किया उनका। उन्होंने, मैंने पूछा उनसे कि आपने एक जिले या एक स्टेट को आपने आधार बनाया और आपने कश्मीर फाइल बना दी, या ये फ़िल्म बना दी। तो बोलते हैं कि हमारी स्टडी थी। हमने कहा भारत तो 120-30 करोड़ का देश है और आपकी स्टडी एक राज्य की होगी। तो बोलते हैं नहीं, वो सैंपल साइज़ से हो जाता है। तो मैंने कहा ऐसे तो सब सारे सैंपल साइज़ बना लेंगे, अगर हर कोई ऐसे बना लेगा तो थोड़ा-सा वो कतराए। तो उनके पास पर्याप्त जवाब नहीं थे उसको बात रखने के। तो हुँ, सर यही बात है हुँ। कि जब राइटर लिखता है कुछ भी, तो उसको अपना सैंपल साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा, किसी भी मुद्दे पर। जैसे हुँ, महिलाओं हुँ। के साथ अगर शोषण हो रहा है, तो उस पर अगर कोई फ़िल्म बनानी है, तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया। बैंडेड क्वीन को देखिए सर आप, तो बैंडेड क्वीन में एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। उसमें एक जो दस्यु सुंदरी हैं, वो पूरे सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं और उसके साथ अत्याचार की कहानी है। उससे पूरा मैसेज पूरे उस समाज का जा रहा है। तो ऐसे मुझे हुँ, लगता हुँ। है कि जब राइटर सोच लेगा कि इसका सामाजिक दायित्व, उत्तरदायित्व क्या है, तो मुझे लगता है हो पाएगा, और हुआ भी है। बहुत सारे फ़िल्म मेकर हैं, सैम बेनेगल हैं, उसके अलावा 70 के दशक की बहुत सारी जो फ़िल्में मृणाल सेन हुए, उन्होंने फ़िल्में बनाई। ऋतिक घटक की फ़िल्मों में हमें दिखाई देता है, समाज दिखाई देता है। ट्रेंड के हिसाब से अब थोड़ी-सी बात गड़बड़ होने लगी है आजकल 21वीं सदी में। ट्रेंड के चक्कर में हम मूल्यों को शायद खो रहे हैं। इसी वजह से फ़िल्में आजकल मनोरंजन ज़्यादा हावी हो गया है। आज से 20 साल पहले सिनेमा मनोरंजन नहीं था,
इतना ज़्यादा मनोरंजन नहीं था। लोग अपने काम से 20, 50, 100 किलोमीटर दूर जा करके सिनेमा देखते थे, और सिर्फ 100 किलोमीटर लोग मनोरंजन के लिए नहीं जाते होंगे, मुझे नहीं लगता सर। खैर ये बात सही है, सिनेमा ने आम आदमी के मन में अपनी जगह बनाई है और कहीं न कहीं प्रभावित भी किया है। अच्छा मनीष, आपका जो ये पूरी शोध यात्रा है, इसमें कुछ ऐसी फ़िल्में आपको मिली जिन्होंने इन मुद्दों को लेकर के सीधा सत्ता से सवाल किया हो? ऐसे फ़िल्मकार, कहानी निर्देशक, कलाकार, क्योंकि टीम वर्क है, या सीधा सवाल पूछती हूँ, ऐसे कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं आपको? हाँ, एक सत्या है, सत्या में सवाल है। मुझे लगता है माचिस में सवाल है, गुलजार की आंधी में सवाल है, इसके अलावा रंगीला नाम की एक फिल्म है, उसमें भी सवाल है। 80 के दशक में जो सब फिल्में बनी जिनमें मार काट थी, उसको हम लोग बहुत ही जो बड़े कुछ फिल्म क्रिटिक्स हैं उसको बहुत ही नकार देते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसी दौर में अगर इसको इस लिहाज से देखा जाए तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा जो विरोध कर रहा है, वो मूल्य की बात तो कर रहा है। अमिताभ बच्चन की फिल्में अगर से देखी जाए इस लिहाज से, संवैधानिक मूल्यों के लिहाज से, तो जो बात यंग इंडिया में वो लिख रहे थे कि अगर पाप करना पड़े तो करने की इजाजत मिलनी चाहिए, तो जब हमारा नायक अमिताभ है और वो क्या कर रहा है, वो उसकी बहन का या उसके भाई का, उसके परिवार में किसी के साथ शोषण हो गया, तो वो कह रहा है कि ये गलत हुआ है। इस गलती की, अगर ये गलत हुआ है और ये सोसाइटी या उससे जुड़े हुए लोग अगर उसको सही नहीं कर रहे हैं, तो ये कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है। उसमें आते आते वो बात कह दे रहा है। तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, जो सत्या का मैंने नाम लिया, गुलजार की आंधी का नाम लिया, माचिस में सवाल है, तो इनके दृश्यों से पता चल जाता है कि नहीं, बात तो कही गई है। लेकिन पूरे तरीके से अगर कोई ऐसी फिल्म देखी जाए तो बहुत कम है, क्योंकि हो नहीं सकता, क्योंकि फिल्म के बनाने के तरीके बहुत हैं, पैसा बहुत लगता है, और सेंसरशिप 70 के दशक के बाद, 75 के बाद सेंसरशिप बहुत ही ज़्यादा हावी हो गई थी फिल्मों पर, अभी भी है। तो मुझे लगता है कि पूरी फिल्म संवैधानिक मूल्यों के साथ चले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें एक दर्शक के तौर पर उसमें खोजना चाहिए और एक राइटर के तौर पर लिखने वालों को उसमें डालने के प्रयास करने चाहिए। जैसा आपने कहा कि कुछ फिल्मों ने कोशिश की है कि सत्ता से सवाल पूछे, और आ गई है कि कोई फिल्मकार कुछ बात कोशिश करता है, नए तरीके से सोचने की कोशिश करता है। कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं, संकट आते हैं कि एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष की भावनाएं उसमें आहत होती प्रतीत होती हैं, उसको लेके बवाल मचता है, विरोध होता है, और वो विरोध कई रूपों में प्रस्फुटित होता है। न्यायालय तक भी मामले जाते हैं, कई बार फिल्में प्रतिबंधित होती हैं, कई बार नहीं होती है, अलग अलग फिल्म का अलग अलग परिणाम निकलते हैं। ऐसे दौर में आपको क्या लगता है कि क्या ये जो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये जो अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता हमें दी गई है, वो कहीं खतरे में है? बहुत सारे राइटर्स, जो फिल्म मेकर्स हैं, उनके इंटरव्यूज मैंने किए हैं, क्योंकि मेरी पीएचडी भी फिल्म सेंसरशिप पर है। उनके लिहाज से मैं पूरी बात को रख देना चाहता हूँ। तो इसमें दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं सर। एक तो प्रोड्यूसर के लिहाज से इसको देखिए, प्रोड्यूसर के लिहाज से अगर देखें कि उसमें कितना सारा पैसा उस फिल्म में लगा दिया गया है, वो शायद डूब जाएगा। पद्मावत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक और फिल्म जो है उड़ता पंजाब, इसमें धर्म की बात तो नहीं है, लेकिन युवाओं की बात है, और एक स्टेट की बात है जहाँ पर जहाँ के युवा इससे परेशान हैं। लेकिन दोनों फिल्मों में एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है कि कुछ लोग मतलब सोसाइटी के लोग हैं, या कुछ सेनाएं हैं, या जो भी लोग हैं, जो इस उपद्रवी तत्व हैं, इनको ये अधिकार, इनको ये करने से रोकना जिम्मेदारी किसकी है? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और वही राज्य सरकार जो टैक्स लेती है सिनेमा दिखाने का। तो लेकिन हो क्या रहा है, फिल्म, कोई हमारे देश में कोई ऐसी प्रोड्यूसर्स की लॉबी नहीं है, प्रोड्यूसर्स का कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई बॉडी नहीं है जो इस पर बात कर सके कि आप मुझसे टैक्स ले रहे हैं तो हमारे सिनेमा को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी।
आप हमारे जो दर्शक हैं ये भी सवाल नहीं उठा रहे हैं कि मैंने टैक्स पे करके या उसको जीएसटी दे करके या मनोरंजन कर दे करके मैंने सिनेमा हॉल का टिकट खरीदा है, पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं दिया मैंने दिया है कि मेरी रक्षा हो जाए, या मैं इस सिनेमा हॉल में बैठ के देख रहा हूँ, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि 10 लोग आएंगे मुझे पीट के चले जाएंगे। ये हमने कभी पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात नहीं रखी है, शायद इसी वजह से ना दर्शक बोल रहा है, ना प्रोड्यूसर बोल रहा है, ना डायरेक्टर बोल रहा है, ना सरकार इस पर चेत रही है। सबको लग रहा है सबके मजे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक सिनेमा के स्कॉलर के नाते कि जब मैं सिनेमा देख रहा होता है तो मुझे डर लगता है कई बार कि अगर मैं अंदर जो हो रहा है मैं उस पर गलत जगह अगर हंस दूं तो लोग मुझे मार देंगे, 100% मार देंगे। अगर लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता सर, रोकेंगे तब जब हम सवाल उठाएंगे। तो इसीलिए पब्लिक डिस्कोर्स में हिंदी सिनेमा में संवैधानिक मूल्य किताब इसीलिए मैं लाने की मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा डिस्कशन हो। ये कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं दे रही है, लेकिन बस एक डिस्कोर्स में लाने का प्रयास। हो सकता है मैं गलत भी होऊंगा, लेकिन एक बातचीत करेंगे तो हो सकता है कुछ रास्ते निकलेंगे, कुछ लोगों में बात होगी और हो सकता अच्छा है, उम्मीद है चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न और जुड़ता है, हमारे संविधान में दलितों, अल्पसंख्यकों, उपेक्षितों और महिलाओं, ये भी एक तरह से ये प्रमुखता के साथ कहीं चर्चा में आए हैं। तो जो संवैधानिक अधिकारों की हम बात करते हैं, तो ऐसे जो वंचित उपेक्षित वर्ग है, दलित वर्ग है, इनकी समस्याओं को लेके, इनकी आशा आकांक्षाओं को लेकर के, इनकी संवैधानिक मर्यादाओं या संवैधानिक अधिकारों को लेकर के फिल्मकार ने आजादी के बाद की जो ये 7-8 दशक की यात्रा है, किस रूप में इन वर्गों को उसने चित्रित किया है? आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि नहीं, इस दिशा में और काम किया जाना चाहिए? क्या आपका शोध कहता है? बिल्कुल 80 के दशक तक तो ठीक था मामला, 70-80 के दशक तक तो फिल्में बनती थी जिनमें पार जैसी फिल्में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्में हैं, पार हो गई, और मंथन में भी बात हो रही है उपेक्षित वर्ग की, अंकुर में बात हो रही है, निशांत में बात हो रही है। लेकिन उसके बाद मामला थोड़ा सा अब विषय को दूसरे तरीके से या प्रेजेंटेशन के तरीके में बदलाव से उसको बात रखी गई। अभी भी आपका नायक दलित नहीं होता है, हिंदी सिनेमा का नायक दलित नहीं हो सकता है। इसमें साउथ इंडिया के फिल्मकारों ने एक बड़ा काम किया है। साउथ के नायक आपको उस दलित वर्ग से, उस उपेक्षित वर्ग से मिल सकते हैं, या मुस्लिम भी मिल सकते हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा में आदिवासी और हिंदी सिनेमा में दलित और हिंदी सिनेमा में मुस्लिम और हिंदी सिनेमा में महिलाएं, हिंदी सिनेमा में जो थर्ड जेंडर, किन्नर या समलैंगिक, ये सवाल अभी भी बहुत जरूरी है पूछे जाने, उन पर बात करना है। ये अभी ये मान के चलिए प्राइमरी स्टेज है भारतीय सिनेमा की, भले ही 100 साल से ज्यादा का सिनेमा हो गया, लेकिन डिस्कोर्स में अभी ऐसा नहीं। अभी भी लगता है कि गुलमोहर जैसी फिल्में अब आई हैं जो बहुत शांति से वो बात कह जा रही हैं जो वाकई में होनी चाहिए। जो कपूर एंड सन्स, भले ही वो अच्छा दर्शक भी सर ऐसा है, उसको स्टार सिस्टम में ऐसा मजा आता है कि वो देख गया, उसको पता ही नहीं चला कि वो बात फिल्म किस पर कह गई। कपूर एंड सन्स वाली फिल्म देखिएगा, उसमें लगता है कि समलैंगिकता पर बात है, लेकिन या गुलमोहर पर समलैंगिकता पर बात है, अलीगढ़ में बात है, लेकिन लोगों को नजर नहीं हुआ। मनोज वाजपेयी को देख करके ही लोग निकल गए कि हाँ हमारा नायक हमको दिख गया, या हम वैल्यू करके हम हो गए। तो मुझे लगता है समय जो है इन विषयों के लिए सिनेमा ने बहुत कम अच्छा काम नहीं किया है। सर इसमें एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, हॉलीवुड में एक बड़ा अच्छा कल्चर है, या दुनिया के और देशों में भी होगा, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन हॉलीवुड का आइडिया है, क्योंकि वहाँ हर साल एक रिपोर्ट आती है कि आपकी फिल्मों में कितने विषय ब्लैक के हैं, कितने उनके वर्ग के हैं, व्हाइट के हैं, कितने कैरेक्टर आपके रखेगा। आप इसलिए कोई भी हॉलीवुड फिल्म उठा के देखिए, आपको नायक के साथ में एक छोटा नायक तो नहीं, मतलब समकक्ष एक आपको ब्लैक रखना ही पड़ेगा। आप कहानी कोई भी बनाइए, आप पता नहीं वो कैसे कर लेते होंगे, लेकिन सच में लगता है कि थोड़ी देर में हर तीसरे चौथे सीन बाद आपको एक ब्लैक दिख जाता है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन दिखता है। हमारे यहाँ तो आप नाम, आपको रामू काका आपको दिखेगा भी एक 15 मिनट 20 मिनट के बाद, या दलित दिखेगा तो झाड़ू पोछा कर रहा होगा या कुछ और कर रहा होगा, या पूरी फिल्म ही उस पर ही होगी, तो आपने उसको अलग तरीके से बता दिया ये दलित फिल्म है या मुस्लिम फिल्म है। मतलब
कॉमन वाली बात जो समाज में जैसी बात गांधी जिस भारत को बनाने के लिए संविधान को लागू करवाना चाहते थे, वैसा संविधान बन गया है। क्या हम उसे लागू कर पा रहे हैं? क्या समाजवाद की बात जो कही गई थी, क्या समाजवाद तो तभी आएगा जब समता मिलेगी? तो क्या सिनेमा में समता के अवसर दिए गए? आरक्षण फिल्म बनी, उसमें समता की बात ही नहीं की गई, समानता की बात की गई। समानता होनी चाहिए, लेकिन समानता होनी चाहिए, इसके लिए समता मिलेगी या नहीं, ये कैसे मिलेगी, इस पर सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो मैं तो ऐसे ही देखता हूँ सर, मानवीय गरिमा को बहुत अच्छा अच्छे से देखने। डॉक्टर मनीष, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे एक चीज और लगती है, देखिए अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उदय हो गया है, ओटीटी के कितने सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास आ गए हैं। अपनी बात को अभिव्यक्त करने के तरीके किसी भी रचनाकार के पास, फिल्मकार के पास, है ना। आपने संसर आदि की कढ़ाई की बात की, लेकिन आज की तारीख में तो ये मंच अपेक्षाकृत उन्मुक्त हैं, जहां आप बात कर सकते हैं। तो आपने, मुझे नहीं पता इस क्षेत्र में अध्ययन किया है नहीं किया है, आपका शोध का ये परिधि में था या नहीं था, लेकिन फिर भी एक सिनेमा के विद्यार्थी के रूप में मेरे मन में एक ये शंका है या जानकारी की इच्छा है कि इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के उदय के बाद क्या आपको लगता है कि इन संवैधानिक अधिकारों, मर्यादाओं पर केंद्रित फिल्मों को दिखाने की और अधिक संभावनाएं बढ़ गई हैं, या कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो परंपरा चली आ रही है उसी में ही आगे हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे? क्या महसूस होता है बिल्कुल सर, आपको? बिल्कुल सर, मुझे लगता है ओटीटी ने हम सबको कई सारे हमारे जो मिथक हैं या कई सारे जो हमारी चुनौतियां थी, जैसे कि एक तो अब आपको बंबई जाने की जरूरत नहीं है, आपको कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है फिल्मकार बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, राइटर बनने के लिए। तो उस लिहाज से वो टूटा है। कहानियां छोटे शहर में बैठ करके लिखी जा सकती हैं, एक ये टूटा है। और जब छोटे शहर का व्यक्ति कहानी लिखेगा, और लिखने के तरीके भी बदल गए, मतलब आपको अब कहानी बहुत अच्छा, बहुत कहीं गोवा में जाकर के लिखने की जरूरत नहीं है। आप ग्वालियर में या दतिया में बैठ करके कहानी लिखिए, और अपने छोटे शहर की कहानी लिखिए, कटहल लिखिए, आप दुपहिया लिखिए, आप मिर्जापुर लिखिए। वो मिर्जापुर का राइटर जो पुनीत कृष्णा है, जो सेकंड सीजन लिखता है, वो मिर्जापुर में बैठ करके बोलता है कि मैंने पूरा मिर्जापुर और पूर्वांचल घूमा हुआ है, तो वहां का डायलेक्ट मैंने वहां से सीखा। तो अब लेकिन सर उसमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी हमारे फिल्मकारों को, कि जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका प्रेजेंटेशन अगर दायरे में किया जाए, इस मूल्य में किया जाए जो मूल्य की बात मैं कर रहा था, तो अब क्योंकि प्लेटफॉर्म अच्छा है, हमारे पास कोई बाउंड्री हमारी नहीं है, उसमें कोई सेंसर नहीं है, तो हम इसका जितना यूज कर सकते हैं पॉजिटिवली वो करें। लेकिन यहाँ क्या होड़ हो गई है सर, अध्ययन बताता है कि, मैंने तो इस पर अध्ययन नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो अध्ययन दिखते हैं दूसरे लोगों के, इसमें हिंसा और अश्लीलता वाली फिल्में जो हैं, मतलब अश्लीलता को बढ़ावा देने वाली फिल्में, मैं तो इसका विरोधी हूँ, लेकिन फिर भी वो बढ़ गई हैं। अब इसका जो ठीकरा है वो किसके सर फूटेगा, ये भी हम सब जानते हैं। वो दर्शक चाह रहा है, और दर्शक एल्गोरिदम से चल रहा है। यहाँ एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ कि एल्गोरिदम अब तय करेगा कि मनीष जैसल क्या देखेंगे, बनावत सर क्योंकि 60 पार हो गए हैं, इसलिए इनको पारिवारिक फिल्मों के वीडियोस ज्यादा दिखाए जाएंगे, क्योंकि इनका पूरा का पूरा ऑरा जो है आसपास के लोगों का वो ऐसा है। तो वहां एल्गोरिदम में जो सेट हो गया वो राज करेगा। हमें क्योंकि हमने अभी भी सर फिल्में सर्च करके देखने का तरीका नहीं सीखा है हमारे। हाँ, अब जब हम में से 50 लोग, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, आप अपने नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या जो भी आपको पसंद है, आप उसको ऑन करिए, आप उन्हीं में से स्क्रॉल कर लेते हैं, जो 10-5 ऊपर दिख रहे होते हैं वही देखते हैं, लेकिन उसमें हजारों फिल्में पड़ी हैं। हमने कब सर्च करके आखिरी बार देखा है? देखिएगा, हम जैसे फिल्मकार, हम जैसे जो फिल्म के विद्यार्थी हैं, कोशिश करते हैं कि उसी में उनाता जैसी फिल्म देखी जाए। उसी नेटफ्लिक्स में उनाता है, उसी नेटफ्लिक्स में बहुत सारी क्षेत्रीय फिल्में पड़ी हैं जो रेप जैसे मुद्दे पर बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। मैं उसमें एक सीन की बात कर देता हूँ, हमारे दर्शकों को अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा माइंड भी चेंज होगा उनका। हमेशा रेप के बाद लड़की को अंधेरे कमरे में दिखाने का चलन है, लेकिन निकोलस नाम है उस फिल्मकार का, उसने उनाता बनाई। उनाता नाम की लड़की है, उसका रेप हो जाता है और वो लड़की अपने गांव चली जाती है, और गांव में खुली हवा में घूमती है वो, और एक अंधा व्यक्ति उससे बात करता है।
और अंधे व्यक्ति एक रेप पीड़िता से बात करता है और उसको दुनिया दिखाती है, वो उसको उस दुनिया से बताती है कि तुम तो नहीं देख पा रहे, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, वो मैंने सर्च करके देखी, तो एल्गोरिदम से सर चलने लगा है हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है, तो ये हमारे लिए और बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने हैं। अच्छा, इन सारी चुनौतियों के बीच में चूंकि आपने इस शोध में बहुत सारे फिल्मकारों से बात की, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से बात की, है ना, कलाकारों से बात की, एक बहुत बड़ा जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे कोई संवाद करने का मौका मिलता रहा है। क्या है आपको जब आप अपने इस विषय पर काम कर रहे हैं संवैधानिक मूल्यों को लेकर, तो जो हमारे फिल्मकार हैं उनका स्वयं का अध्ययन हमारे इस संवैधानिक मूल्यों के बारे में कितना है, उनकी खुद की जानकारी कितनी है? क्योंकि जब उसका गहन अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तभी उन मूल्यों को फिल्मों के माध्यम से वो कह पाने में सक्षम होंगे। तो एक, जैसा अपनी शुरू में बात हुई, अकादमिक अनुशासन के रूप में इसे हम देख रहे हैं, तो उनके खुद के संवैधानिक ज्ञान के बारे में क्या आप चाहेंगे कुछ टिप्पणी की जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जिनको मैं जब इस अध्ययन पर मैंने लोगों से बात करना शुरू किया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग, सिनेमा में संविधान कहाँ होता है? वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बस ठीक है, इसमें तो क्या बात होगी? बहुत सारे लोगों ने मना किया, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मना किया। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, तो हमने जितने लोगों से मैंने शामिल किया इंटरव्यू में, उनमें से श्याम बेनेगल साहब, मुजफ्फर अली साहब, इनसे बात करते हुए लगा कि ये वाकई में उस दर्द को महसूस करते हैं। मैं जमा हबीब से बात कर रहा था, जो निमकी मुखिया जैसे टीवी की दुनिया का बड़ा नाम है। उस टीवी में सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था टीवी की थी, मतलब टीवी तो हर घर तक था। टीवी को हम चाहते, टीवी के जरिए समाज में बदलाव ला सकते थे, लेकिन टीवी समाज का बदलाव का आधार बन ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमने वहां ऐसी दुनिया दिखा दी जो यूटोपिया है। आप देखिए 7 बजे के बाद की दुनिया अजीब सी लगती है, लगता है कि ऐसे घर, ऐसे परिवार जहां सब कुछ इतना इतना आलीशान है, मतलब जिसके घर में अगर 4 नौकर ना हो, वो तो उसने उससे हो जाएगा, उसकी गरिमा एकदम आपने भंग कर दी है। तो उस समाज की बात टीवी में नहीं आ पाई, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने अमित राय से बात की, जिन्होंने ओ माई गॉड बनाई थी, ओ माई गॉड 2, वो अच्छे फिल्मकार हैं। उसने कहा कि मेरी फिल्म सेक्स एजुकेशन पर है, और वो 18 से कम वालों को दिखाई नहीं पाया। मैं, स्कूल के बच्चों की फिल्म थी और वो 18 से कम में देख नहीं पाए। एडल्ट फिल्म को सर्टिफिकेट दिया, और जिनके जिनके लिए फिल्म बनाई, ऑब्जेक्टिव था मेरा, वो फुलफिल नहीं हो पाया। मैंने जमा हबीब से बात की, मैंने एक और फिल्म मेकर हैं सोहेल टटारी, उनसे बात की। एक बड़ा अच्छा नाम मैं बता देता हूँ, पहलाज निहलानी, सेंसर बोर्ड के चीफ रह चुके हैं। मैंने उनसे एक बहुत अच्छा बड़ा इंटरव्यू किया। उनसे मैंने सवाल भी पूछा कि आप तो अपनी फिल्मों के बैन के लिए, कट के लिए जाने जाते हैं। बोले, मैं उस समय मेरी जॉब वही थी, और वो सेंसर बोर्ड के चीफ की जॉब को थैंकलेस जॉब कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप उस संस्कारी चीफ के नाम पर आपने ख्याति अर्जित की थी, तो क्या होता है, मतलब उसमें उस कुर्सी पे बैठ के क्या लगता है कि सब लोग कूड़ा बना रहे हैं? तो बोले नहीं, वो पॉलिटिकल जॉब है। और सच में ये, मतलब उन्होंने बताया कि मैं निर्माता रहता हूं तो मुझे लगता है पैसा वापस आए, और जब मैं इस कुर्सी पर बैठता हूं तो मुझे लगता है कि समाज की बात हो रही है, समाज दूषित हो जाएगा इससे। दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। तो इससे भी समझ में आया कि इनकी वैरायटी आई मेरे पास। सोहेल टटारी एक फिल्म मेकर हैं, इन्होंने जो डॉक्टर्स की बात है, जब डॉक्टर या कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें डॉक्टर्स या मेडिकल की बात होती है, मेडिकल क्षेत्र की बात होती है, वहां हम कौन सा ड्रग इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा सीजर चलाना है, ऑपरेशन हुआ तो हम लाइट दिखा देते हैं, हो गया, लाइट बुझी, हो गया। हमने आज तक बात नहीं की कि ऑपरेशन थिएटर जाने के बाद की बातचीत होती क्या है। तो उन्होंने फिल्म बनाई, उनकी फिल्म देखी जानी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म मेकर हैं वो, संवैधानिक मूल्यों के साथ बनाते हैं। मैंने एक्टर से बात की, हमें लगा कि एक्टर कुछ पढ़ते भी हैं, उनको सिर्फ डायलॉग मिलता है या सिर्फ जाके बोल के चले आते हैं। इनामुल हक एक बड़ा राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। उनसे लगा कि नहीं, अगर एक्टर पढ़ के जाएगा तो जो संवाद है ना वो बदल सकता है, उसका लहजा जो है, कई बार हम जिस लहजे में बात कर जाते हैं वो लहजा समाज में असर डालता है।
तो एक्टर्स को भी मूल्यों का असर होना चाहिए कि हम किससे किस टोन में बात कर रहे हैं। हमने गाली तो दे दी अपने दोस्त को, लेकिन वो गाली का असर अभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप सिनेमा देख लेंगे तो हम अपने दोस्त को उसी टोन में बात करते हैं। तो एक्ट्रेस की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने मनोज बाजपेयी जी से बात की इसको लेकर के, तो उन्होंने भी बताया कि मैं जोरम जैसी फिल्में पसंद करता हूँ, मैं जोरम जैसा काम करना चाहता हूँ। गालियाँ समाज में हैं इसलिए मैं गाली देता हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए। जो लोग इसका ठेका उठाते हैं गाली रोकने, उनको काम करना चाहिए उस हिसाब से। अशोक मिश्रा जी से मैंने बात की, जिन्होंने 3 नेशनल अवार्ड मिले उनको। उनकी सारी फिल्में लगभग वेलकम टू सज्जनपुर में थर्ड जेंडर की बात है। उस दौर में, जिस दौर में कोई बात नहीं कर रहा था, वो चुनाव लड़ने के लिए थर्ड जेंडर चुनाव लड़ सकता है। उसी समय रूल आया था कि अब थर्ड जेंडर भी चुनाव लड़ेगा। वो बात उन्होंने कब कह दी? 2000 के समय में करवा दी। तो इन लोगों से बात करके लगा कि नहीं, फिल्मी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इसके सिवा भी कुछ सोचते हैं। अंजुम राजबली एक बड़ा नाम है सर, उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि राइटर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर राइटर ने कुछ दिया है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब मूल्य वहीं से गड़बड़ होते हैं, क्योंकि राइटर की सोच का दायरा ही सीमित होगा। चर्चा की फिल्मकारों की, तो अपन ने चर्चा की फिल्मकारों की, कलाकारों की, संवैधानिक मूल्यों की, कथ्य की। एक सवाल मन में और है, जब आप फिल्म के विद्यार्थी हैं, जब एक फिल्म देखने जाता है, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो किस तरह से फिल्मों को देखने की कोशिश करें? जी, दर्शक फिल्म में सिर्फ मनोरंजन के लिए ना जाए तो बेहतर है, मुझे लगता है। दर्शक को उसमें अपना समाज देखना चाहिए, अपने आसपास का ऑरा देखना चाहिए। क्योंकि कहानियां, जब आप कह रहे हैं सिनेमा समाज का दर्पण है, हम मान भी रहे हैं, हमने बार बार कहा, हम उससे सीखते हैं, हम उससे फैशन सीखते हैं, हम उससे हेयर स्टाइल सीखते हैं, हम उससे अपने घर का इंटीरियर चेंज करते हैं, हम दोस्तों के साथ मस्ती करने के तरीके उसी सिनेमा से सीखते हैं, हम म्यूजिक गाने भी उसी से देख करके सीखते हैं, हम डांस करना उसी से सीख रहे हैं। बहुत सारे जीवन के बहुत सारे चेंजेस सिनेमा से आ रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ मनोरंजन है? तो हम उसका मूल्य जो है, पूरी कहानी का जो मूल्य है, वो अपने जीवन में क्यों नहीं उतार रहे हैं? या उसमें नहीं है तो उस पर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तब विरोध करते हैं जब वो हमारे समाज, फिल्मों में विवाद क्यों हो रहा है सर? विवाद तब हो रहा है जब हमारे मूल्य टकरा जाते हैं। अब आप देखिए, जब एक हिंदू और एक मुस्लिम की शादी करा दीजिए आप, तो देखिए वहां मूल्य कैसे टकराते हैं। वहां मनोरंजन में देखिए ना आप तब वहां मनोरंजन नहीं देखते। अब आपको लगता नहीं हमारे मूल्य टकराव में आ गए हैं। तो सर मुझे लगता है दर्शक भी थोड़ा सा अपने फायदे की चीज उठाता है, बाकी चीजें छोड़ देता है। तो दर्शक को इस हिसाब से जाना चाहिए कि परिपक्वता की अपेक्षा करते हैं, उस फिल्म को उसी तरह से ग्रहण करें। अच्छा, आप कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जी सर, संक्षेप में जवाब देने का कोशिश कीजिएगा आप। किताब जो आपने लिखी, हिंदी सिनेमा में संवैधानिक मूल्य, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या रही? फिल्मकारों से बातचीत करना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रही, कि लोग जवाब देंगे या नहीं देंगे, या मुझे वहाँ मिलने, क्योंकि मेरे लिए, मैं एक बहुत ही वैसा वेल नोन व्यक्ति नहीं हूँ कि फिल्मकारों से मिलना हो पाए, लेकिन हो पाया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। हिंदी सिनेमा मनोरंजन या लोकतांत्रिक मंच? लोकतांत्रिक मंच होना चाहिए। संविधान का कौन सिनेमा में सबसे अधिक फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाई देता है, आर्टिकल 19। और सबसे अधिक नजरअंदाज जो मूल्य किया गया वो? महिलाओं के खिलाफ हिंसा। एक फिल्म जो आपको संविधान के रूप में, संविधान के मूल्यों के संरक्षक के रूप में सबसे बेहतर लगी हो? मुझे गमन फिल्म जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोकप्रिय सिनेमा संविधान का मित्र या दुश्मन? लोकप्रिय सिनेमा संविधान का मित्र है या दुश्मन है? दुश्मनी है, क्योंकि लोकप्रिय, आजकल की लोकप्रिय फिल्में तो दूसरे तरीके की हैं। क्या सिनेमा सत्ता से भयाक्रांत रहता है, डरता है, भयभीत होता है? बिल्कुल, अभी तो डरा हुआ है पूरा। जैसे संवैधानिक दर्शक की भी कोई कल्पना की जा सकती है?
दर्शक तो नागरिक हैं तो वो संवैधानिक दायरे में ही हैं। जी, सेंसरशिप सुरक्षा या बाधा? बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है सर। आज का सिनेमा सवाल ज्यादा पूछता है या समझौते ज्यादा करता है? समझौते बहुत कर रहा है। एक शब्द में आज का हिंदी सिनेमा? मुझे लगता है हिंदी सिनेमा ठहराव की स्थिति में है। एक शब्द, आपकी किताबें क्या सोचते हैं? सोसाइटी या आपके पाठक वो तो मूल्यांकन अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन आप ये अपने पूरे जो शोध यात्रा है इसको एक शब्द में व्याख्यायित करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? आत्मार्पित करने की कोशिश करूंगा सिनेमा को इस नजर से। क्या आपको लगता है सिनेमा समाज को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। क्या संविधान को स्कूलों के साथ साथ फिल्मों से भी पढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है सर। क्या यह किताब फिल्मकारों के लिए भी उपयोगी हो सकती है? बिल्कुल है, मुझे लगता है नया नजरिया मिलेगा लिखने के लिए। क्या लगता है आपको आपकी इस किताब से आपका पाठक, आपका दर्शक कोई एक बात याद रखे तो वो क्या होगी? सिनेमा देखें कैसे, ये जरूर याद रखेगा। पूरी इस किताब को लिखने में आपको 2-3-4 वर्ष का समय लगा। उस रोमांच को आप कैसे व्यक्त करेंगे? क्या महसूस कर रहे हैं जब पुस्तक आपके हाथ में आ गई और जब आपने ये कल्पना की होगी, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि जिससे बात की वो कहता है संविधान क्या होता है, फिल्मों में कौन सा संविधान होता है? तो बिल्कुल जीरो से शुरू करना और कहीं कोई किसी तरह की सामग्री आपके पास नहीं, बिल्कुल ब्लैंक आपकी यात्रा शुरू होती है और आज जिस तरह से ये आपकी पुस्तक प्रकाशित होती है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, किसने ये पुस्तक प्रकाशित की और कैसे ये अवेलेबल है? जो दर्शक हमारे पाठक इस पुस्तक को लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? कुछ इसके बारे में और जानकारी दें पुस्तक की। बिल्कुल, ये किताब जो है मैं बहुत रोमांचित तो खुद हूँ ही, क्योंकि मैंने इसमें 20-22 इंटरव्यूज़ किए हैं देश के बड़े-बड़े जिनके मैंने नाम लिए और उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी बात रखी। इसमें अंजुम राजवली ने मुझे बहुत कहा कि तुम बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ करते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक तरीके से प्रोत्साहन भी दिया कि इंटरव्यूज़ अच्छे कर लेते हो, सवाल भी अच्छे हैं। तो मुझे अच्छा लगा। रोमांचित इसलिए भी हूँ कि मेरी ऐसी किताब जो अभी इस थीम पर कोई किताब देश में है नहीं, रिसर्च हो रही होगी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पहली बार इससे लिखना, इसके पहले जब नॉर्थ ईस्ट की किताब लिख रहा था वो भी पहली थी। तो इस किताब के साथ एक यात्रा ये भी जुड़ी हुई है कि मैं कोई थ्योरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप बस इस किताब को अगर कवर भी लेंगे तो आपको लगेगा अच्छा इस नज़र से देखें, एक बार और देखते हैं, इसी जागृति फिल्म को एक बार और देख लीजिए, चलो इस नज़र से देखते हैं, तो आपकी रिविजिट हो जाएगी सिनेमा को लेकर के और मेरा काम हो जाएगा कि आपने एक नया विचार, नई दृष्टि आपको मिलेगी। ये किताब अनंग प्रकाशन नई दिल्ली ने छापी है, पुस्तक मेले में भी अवेलेबल रहेगी, अमेजॉन पर भी अवेलेबल है। अभी जमशेदपुर में भी इसका इनॉग्रल हुआ, वहाँ भी बातचीत हुई इस किताब को लेकर के, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेकर के बातचीत हुई। इस किताब को कई सारी लाइब्रेरियों में या सिलेबस का हिस्सा बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं फिर भी बार बार यही कह रहा हूँ कि ये कोई थ्योरी नहीं गढ़ रही है, यह सिर्फ एक सामान्य सी बात कह रही है कि सिनेमा को संवैधानिक मूल्य की नज़र से देखने की एक कोशिश कराती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती है। अच्छा, ये आपकी पुस्तक पेपरबैक और हार्ड बाउंड दोनों में है या केवल पेपरबैक भी है, हार्ड बाउंड भी? उसकी क्या कॉस्ट है ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। कॉस्ट लगभग 695 है, लेकिन आपको इसको अमेजॉन में जाएंगे तो कुछ ऑफ भी मिल जाएगा। अच्छा, और हार्ड बाउंड? हार्ड बाउंड लाइब्रेरीज के लिए है। हार्ड बाउंड 999 की है। ओके, तो मुझे लगता है कि यह आपका एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है शोध अनुसंधान की दृष्टि से, सर्वथा एक अनूठे विषय पर जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम फिल्मों का संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से अध्ययन करें, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके जो गीत हैं, उनके जो सेट हैं, किस तरह से अपनी बात को कहा गया है, उसको हम संविधान के माध्यम से समझें। अपने आप में एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और अंततः हमें अपने संविधान के प्रति और जो एक पूरा जब हमारा शासन प्रशासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको और अधिक सुदृढ़ करने में ये फिल्में अपना कैसे भूमिका अपनी निभा पाते हैं, उस दृष्टि से आपका ये जो काम है जो आपने किया है निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है
और उम्मीद करते हैं आपके इस पुस्तक के बहाने संविधान को पढ़ने पढ़ाने की रुचि जागृत होगी विद्यार्थियों में, विशेषकर मीडिया और इससे जुड़े हुए जो अनुशासन है उनमें विद्यार्थी और जो इसके शोधार्थी हैं, अध्येता हैं। और जैसा आपने कहा शुरू हो गई है, देश के कुछ पुस्तक फिल्म स्टडीज के कोर्स भी शुरू किए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी यह पुस्तक मार्गदर्शक होगी। तो भाई डॉक्टर मनीष जैसल, आप जिस प्रकार से पूरी समर्पित यात्रा है आपके फिल्म को लेकर के, फिल्मों के अकादमिक अध्ययन को लेकर के, और जिस तरह से आप प्रकाशनों के माध्यम से, अपने व्याख्यानों के माध्यम से एक जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी यात्रा इसी तरह जारी रहे और इस दिशा में आप निरंतर नए शोध अनुसंधान के साथ अपने पाठकों को, दर्शकों को और सिनेमा स्टडीज को लाभान्वित करते रहे। और निश्चित रूप से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे भी कहीं इन पुस्तकों के माध्यम से, इन प्रकाशनों के माध्यम से कुछ सोचने, समझने और कुछ रचनात्मक, प्रयोगशील करने का एक अवसर मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने समय दिया और अपनी इस नई पुस्तक के बारे में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि इस चर्चा का कौन सा हिस्सा आपको बेहतर लगा, आपको पूरी चर्चा किस रूप में लगी, वो हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें प्रोत्साहित करें और उत्साहित करें, ताकि इस तरह की चर्चाओं को हम और अधिक आपके साथ लेकर के आएँ। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच सर।